वेलकम टू पार्थ क्लासेस। मैं डॉक्टर आलोक सर फिर से आप लोगों के बीच प्रतिदिन एक नए सेशन एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित होता हूं। तो आज वैसे ही एक नए टॉपिक के साथ हम हाजिर हैं फिर से। और एक ऐसा टॉपिक है जो कि सवाल एग्ज़ाम में अधिकांशतः देखे जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो वैसे टॉपिक को हम डेली आप लोगों के बीच लेकर आते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ। भारत की मिट्टियाँ। इससे सवाल इधर उधर वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं, आप सिर्फ हमारा ये एक वीडियो देख लें, सारा चीज़ एक जगह कलेक्शन आपको मिल जाएगा। कहीं कोई बुक, कहीं कोई वीडियो किसी के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बारीकी से कॉन्सेप्ट के साथ साथ महत्वपूर्ण सवालों को हम लोग लेकर चलेंगे और एक एक करके देखते चलेंगे कि भारत की मिट्टियाँ हैं कौन कौन सी हैं, किस फसल के लिए उपयोगी हैं, किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। सारे चीज़ों का डिटेल वर्णन हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कमेंट जरूर करेंगे, उससे हम लोगों को ये पता लगे कि आखिर इसमें क्या और अमेंडमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं, समय को ज़ाया नहीं करते हैं और फिर आप लोगों के बीच हम लेकर आते हैं भारत की मिट्टी, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो टॉपिक हमारा है मृदा एवं भारत की मिट्टियाँ। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं मैप भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सी भारत की मिट्टियाँ हमारे भारत क्षेत्र में पाई जाती हैं मुख्य रूप से। तो टोटल कुल बात की जाए तो 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है जलोढ़ मिट्टी, जिसको काप मिट्टी भी कहा जाता है। दूसरा काली मिट्टी, जिसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तीसरा मिट्टी की अगर चर्चा करें तो लाल मिट्टी। चौथा अगर बात किया जाए तो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। पांचवा अगर बात करें तो पर्वतीय मिट्टी। छठा अगर बात की जाए तो शुष्क मिट्टी, जिसे मरुस्थलीय मिट्टी भी कहा जाता है। सातवां अगर चर्चा करें तो लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी कहा जाता है। आठवां दलदली युक्त मिट्टियाँ। ये कुल 8 प्रकार की मिट्टी हमारे भारत क्षेत्र में पाई जाती है, मुख्यतः देखी जाती है। यहाँ मैप में हम लोग देखेंगे, देखिए ये ऊपर वाला एरिया जो है, ये क्षेत्र जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा का क्षेत्र जो है, उसमें मुख्य रूप से पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी ये पश्चिम वाला क्षेत्र जो है, राजस्थान वाला मुख्यतः क्षेत्र, उधर मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। ये काली मिट्टी का क्षेत्र जो है आपका देख सकते हैं, काली मिट्टी आपको महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब क्षेत्र जो है आपको कर्नाटक के क्षेत्र में मुख्यतः आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी। ये जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। ये ब्लू वाला जो है ये आपका जलोढ़ मिट्टी है, ध्यान दीजिएगा, ब्लू वाला आपका जलोढ़ मिट्टी है। आगे और भी एक एक करके हम क्लियर करके इसके बारे में चर्चा करते चलेंगे। लाल मिट्टी उसी तरह देखेंगे लेटर, बिल्कुल, जहाँ राजस्थानी क्षेत्र जो होता है, जहाँ जन्म बालू ही बालू रेतीला जगह जो होता है, उसको मरुस्थलीय मिट्टी कहा जाता है। तो मरुस्थल कहाँ पाया जाएगा? राजस्थान वाले क्षेत्र में, गुजरात के कच्छ वाले रण में क्षेत्र में, तो वहीं पर हम लोग मरुस्थलीय मिट्टी देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और क्या क्या है। मिट्टी किसे कहते हैं? मिट्टी किसे कहते हैं यहाँ देखेंगे हम लोग, मिट्टी किसे कहते हैं। मिट्टी को चलिए यहाँ देखते हैं मिट्टी किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे मिट्टी है क्या। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के मिश्रण से बनाया गया पदार्थ। मतलब कि पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत है, कार्बनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पदार्थों के मिश्रण से जो बनता है, उसी को पदार्थ को मिट्टी कहा जाता है। सिंपल भाषा में यही समझना है। मिट्टी को आमतौर पर धरती या गंदगी भी कहा जाता है, क्योंकि जितना सारा गंदगी है सब पृथ्वी के ऊपरी परत पे ही जमा होते जाता है, ऊपरी सतह पे ही जमा होता जाता है, इसलिए इसको धरती या गंदगी भी कहा जाता है मिट्टी को। मिट्टी के बारे में कुछ और बातें जानेंगे कि मिट्टी जो है चट्टानों के अपक्षयों से, चट्टानों के अपक्षय मैंने चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है। खनिज कणों से, कार्बनिक पदार्थों, हवा, पानी और जीवित जीवों से मिलकर बनी होती है मिट्टी। सारी चीज़ों से, जितना भी पेड़ पौधा जीव जंतु का जो सब का भाग, जो चरा गरा जो ज़मीन पर गिरता है, उस सब से ही निर्मित होती है। तो मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी जो है हमारा पौधा के विकास के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। किसके विकास के लिए ज़रूरी होता है?
अगर मान लीजिए मिट्टी नहीं हो तो क्या पौधा फल फूल सकते हैं, पौधा तैयार हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही जवाब। पौधे के विकास के लिए मिट्टी काफी महत्वपूर्ण है। मिट्टी समय समय के साथ धीरे धीरे क्या होते रहती है, विकसित होती रहती है। देखिए एक कॉन्सेप्ट के रूप में एक मिट्टी के बारे में आपको बता रहे हैं कि थोड़ा सा अगर इसको समझ लीजिएगा तो मेन चीज़ जो हमको जानना है वो मिट्टी के प्रकार के बारे में। लेकिन उसके बारे में, उससे पहले मिट्टी के बारे में अगर ये सब चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं तो आगे पढ़ना काफ़ी आसान हो जाता है। इसलिए कहा जाता है किसी भी चीज़ को पढ़ने के पहले उस चीज़ों का कॉन्सेप्ट होना जरूरी है ताकि बाद में वो चीज़ें समझने में आसान हो जाए। मिट्टी, यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गए, जान लीजिए मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? हाँ, मृदा विज्ञान। हिंदी में क्या चर्चा किया जाएगा? मृदा विज्ञान बोला जाएगा। और अगर यही इंग्लिश में कहें पेडोलॉजी, पेडोलॉजी तो कह देगा, मान लीजिए परीक्षा में सवाल आ जाएगा कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? मृदा विज्ञान। इंग्लिश में अगर पूछेगा तो क्या कहिएगा? पेडोलॉजी। ठीक है, पेडोलॉजी के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, सॉइल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिट्टी मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, रेतीली, चिकनी, गाद, पीट और दोमट मिट्टी। लेकिन भारत में कई तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं। भारत में कई तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं। ICAR के अनुसार आगे हम लोग देखेंगे कुल 8 प्रकार की मान्यता प्राप्त मिट्टियां हैं। जैसे है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली, एक ही मिट्टी का नाम है। जंगली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, नमकीन मिट्टी और पीट मिट्टी। जैसे इसके पहले भी हम लोग देख चुके थे, यहाँ पर देखे थे हम लोग, यहाँ पे देखे थे यही 8 मिट्टी। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे चर्चा करते हैं। ह्यूमस, एक शब्द आता होगा ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब आप लोग समझते हैं? बताइए आप लोग कोई भी, ह्यूमस का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी क्या होता है? एकदम मुझे उम्मीद है कि आप लोग 90% लोग नहीं जानते होंगे ह्यूमस का मतलब क्या होता है। पढ़ने को तो पढ़ लिए होंगे चैप्टर, लेकिन ह्यूमस का मतलब नहीं। ह्यूमस देखो, ह्यूमस का हिंदी होता है जीवांश, जीवांश या धरण, या धरण, जीवांश या धरण इसका हिंदी हुआ। ह्यूमस का मतलब क्या हुआ? जीवाश्म या धरण। अब देखो ह्यूमस के बारे में जानो। ह्यूमस है क्या? मिट्टी में पाया जाने वाला एक कार्बनिक पदार्थ। यह कैसा होता है? मिट्टी में पाया जाने वाला एक कार्बनिक पदार्थ जो पौधों और जानवरों के अवशेष के सड़ने से बनता है। कोई भी पौधा का अवशेष जो सड़ा गला झड़ के टूट के नीचे गिर गया, कोई भी जानवर का अवशेष नीचे जमीन में रहा तो सड़ गया, उसको सड़क के जो बनता है अवशेष कार्बनिक पदार्थ, वही क्या कहलाता है? ह्यूमस कहलाता है। वही क्या कहलाता है? ह्यूमस कहलाता है। देखिए यहाँ फिर लिखा हुआ है, पृथ्वी के सतह पर पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों में से एक है। अब जानेंगे ह्यूमस के बारे में कुछ और बातें। क्या जानेंगे? ह्यूमस का रंग कैसा होता है, कलर कैसा होता है। ह्यूमस का जो कलर होता है वो काला या गहरा भूरा कलर का होता है। यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, फोटो में भी देख सकते हैं, साफ क्लियर है। कलर कैसा कह सकते हैं? एकदम भूरा या काला कह सकते हैं। तो वही ह्यूमस का कलर होता है, भूरा या काला, काला या गहरा भूरा। और उसमें मौजूद जैविक कार्बन की वजह से वो रंग काला या गहरा होता है। अगला जो महत्वपूर्ण है, VVI, इसको कर लीजिए पॉइंट जो है, पूछा जाता है कि ह्यूमस में कार्बन जो है 60%, कितना पाया जाता है? कार्बन 60% कार्बन पाया जाता है। और 6% क्या पाया जाता है? 6% नाइट्रोजन पाया जाता है। और थोड़ा मात्रा में, ज़्यादा नहीं, थोड़ा मात्रा में फास्फोरस और सल्फर पाया जाता है। ठीक है, सवाल पूछे जाएंगे कि ह्यूमस में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? ह्यूमस में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? कार्बन। कितना पाया जाता है? 60%। उसके बाद 6% नाइट्रोजन। ऐसे सवाल परीक्षा में देखे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को ये चीज़ें, बातें माइंड में, दिमाग में सेट रखनी है। आप जानते हैं ह्यूमस जो है मिट्टी की संरचना को, उसकी स्ट्रक्चर को बेहतर बनाता है। यह मिट्टी को सरंध बनाता है। सरंध का मतलब एक ट्यूब का निर्माण करता है, जिससे क्या होता है? वायु और पानी जमीन के अंदर आसानी से जा सकते हैं। क्योंकि ह्यूमस जो होता है सबसे ऊपरी परत होता है, तो नीचे वाला भाग में पानी और हवा कैसे जाएगा? तो उसी के माध्यम से एक ट्यूब, पतली सी ट्यूब टाइप की रहती है, रचना बनाती है, जो कि ह्यूमस मिट्टी में हवा और पानी के अंदर आसानी से भेज सकती है। अगला देखेंगे, ह्यूमस मिट्टी में क्या नमी बनाए रखता है? पानी की मात्रा रखता है थोड़ा सा, कि ताकि वो क्या रहे? नमी रहे, मॉइस्ट रहे, ज़्यादा सूखे नहीं। ह्यूमस को तैयार कंपोस्ट खाद या वनों से मिलने वाली प्राकृतिक कंपोस्ट के नाम से भी
जाना जाता है। ह्यूमस एक लैटिन भाषा का शब्द है। कैसा है? लैटिन भाषा का शब्द है ह्यूमस, जिसका जनरली मतलब होता है पृथ्वी या तो जमीन, लेकिन इसका वास्तविक रूप से नाम जो होता है ह्यूमस जो होता है वो जीवांश या धरण होता है। जीवांश या धरण होता है। थोड़ा नोट करने में आप लोगों को आसानी होगा। जो महत्वपूर्ण जो गोल घेरा हुआ है वो सब महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको आप लोग आसानी से नोट कर सकते हैं। नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। अब आइए भारत की मिट्टियां। यहाँ देखिए ICAR किसके अनुसार? ICAR जिसको कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसकी स्थापना 1929 कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को ICAR की स्थापना कब हुई थी? 1929 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। इसकी मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली इसकी मुख्यालय है। कभी कभी ऐसे सवाल भी स्टैटिक जीके के तहत आ जाते हैं कि ICAR की स्थापना कब हुई, ICAR का मुख्यालय कहाँ है। तो इसी के अनुसार जो है भारत में मिट्टी के 8 प्रकार को विभागित किया गया है, वर्गों में बांटा गया है। मिट्टी को कुल 8 भागों में बांटा गया है, 8 प्रकार में बांटा गया है, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाई जाती है। वो 8 प्रकार कौन कौन है? वो 8 प्रकार आपको हो जाएंगे। जलोढ़ मृदा, काली या रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी या पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, वन मिट्टी, लवणी मिट्टी, दलदली या पीट मिट्टी। इतना 8 प्रकार का मिट्टी किसके अनुसार? तो ICAR के अनुसार बांटा गया है पूरे भारत में। अब एक एक करके बारे में हम लोग सबके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, मैप के तहत भी हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। मरुस्थलीय मिट्टी यहाँ पाया जाएगा। मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाया जाएगा? यहाँ। जलोढ़ मिट्टी यहाँ पाया जाएगा। पर्वतीय मिट्टी यहाँ पाया जाएगा। काली मिट्टी यहाँ, लाल मिट्टी यहाँ, लैटेराइट मिट्टी आपकी यहाँ पाई जाएगी। ये मुख्य रूप से इतनी मिट्टियाँ हैं। भारत के मैप में भी आप लोग देख सकते हैं आराम से। ये मध्य भारत का क्षेत्र ऑलमोस्ट हुआ, ये पश्चिमी भारत का क्षेत्र हुआ, ये उत्तरी भारत का क्षेत्र हुआ, और ये देख सकते हैं आप दक्षिणी क्षेत्र का और थोड़ा सा पश्चिमी क्षेत्र का ये भाग लिया है लैटेराइट मिट्टी का। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे तो जानेंगे डिटेल में कि मुख्य रूप से कहाँ कहाँ भारत की मिट्टी जो है कहाँ पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आइए सबसे पहला महत्वपूर्ण जो है चर्चा करेंगे हम लोग जलोढ़ मिट्टी, जिसको कि एलुवियल सोइल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एलुवियल सोइल भी बोला जाता है। जलोढ़ मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी है। इसका निर्माण सबसे पहले जानना है कि जलोढ़ मिट्टी का फॉर्मेशन कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है। तो अगर एक चीज़ समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट आ जाती है, तो बाकी चीज़ों को समझना काफ़ी आसान हो जाता है। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा, कहाँ से? हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपों से या सागर द्वारा पीछे हटने के उपरांत छोड़े गए गाद से बनी मिट्टी को काप मृदा या कछारी मृदा भी कहते हैं। क्या है? सिंपल भाषा में समझना है कि हिमालय से जो भी नदियां निकलती हैं तो अपनी दिशा में वो प्रवाहित होते जाती हैं। तो प्रवाहित होने के क्रम में जो चीज़ें छूटती जाती हैं, गाद बनते जाती हैं, वही सब जमा होते 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 क्या बनती है? काप मृदा या कछारी मृदा बनती चली जाती है। सिंपल भाषा में वही समझना है। उत्तर भारत में यार, भारत में इसका विस्तार 43% है, जो कि सबसे ज़्यादा है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी किस पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है सबसे ज़्यादा 43%। सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। कितना प्रतिशत भारत के क्षेत्र पर? 43% भारत के भूभाग पर कौन सी मिट्टी? तो जलोढ़ मिट्टी। एकदम याद रखना है डाटा, 43%। 43%। ठीक है, अगला सवाल परीक्षा में राइज हो सकता है कि ये कौन सा ऐसा मिट्टी है जो कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? तो जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कृषि के लिए बहुत उपयोगी होती है। किसके लिए? कृषि के लिए उपयोगी होती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, आप जानेंगे कि इसमें क्या पाई जाती है, किस चीज़ की कमी होती है। सबसे अधिक इस मिट्टी में पोटास और चूना की मात्रा क्या होती है?
सर्वाधिक होती है। पूछ सकता है परीक्षा में सवाल कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? पोटास और चूना का मात्रा सर्वाधिक होती है। साथ ही साथ देखेंगे इस मिट्टी में ह्यूमस, फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है? बहुत ही कम होती है। लेकिन ज़्यादा की अगर बात करेंगे तो पोटास और चूना की मात्रा अधिक होती है। ह्यूमस, फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है? बहुत कम होती है। इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? ग्रे कलर का होता है। देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में, ग्राफ में आप देख सकते हैं कि कैसा कलर, भूरा कलर का आपको नजर आता होगा। किसकी कृषि के लिए जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? तो चावल, गेहूं, गन्ना, आलू, मक्का, दाल। लेकिन मुख्य रूप से अगर बात की जाएगी तो चावल और गेहूं के लिए ये मिट्टी एकदम परफेक्ट होती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। इसका जो है दो प्रकार होता है। ये दो प्रकार की मिट्टी होते हैं। क्या नाम है? एक का बांगर, एक का नाम है खादर। तो बांगर और खादर में क्या अंतर है इसका? ये भी आता है। बांगर जो हुआ वो पुरानी मिट्टी को कहते हैं, पुरानी मिट्टी को बांगर, और नई मिट्टी को कहा जाता है खादर। अब नया पुराना आपके मन में आ रहा होगा कि किस तरह की मिट्टी है? भाई नया बोल दिया, पुराना है। तो समझिए कि जब कोई नदी हिमालय से बही तो नदी जो बहते रहती है तो जस्ट नदी बहने के क्रम में किनारे लगती है और ताज़ा ताज़ा रहता है तो उसको नया मिट्टी बोलते हैं, नया, तब उसको बोला जाता है खादर मिट्टी। और वही मिट्टी फिर धीरे धीरे साइड होके किनारे लगती जाती है और नई मिट्टी आती जाती है, तो जो पुरानी होती जाती है उसको बोलते हैं पुरानी मिट्टी को बांगर। दोनों ही जलोढ़ मिट्टी का ही प्रकार होता है। एक को बोलते हैं बांगर, एक को बोलते हैं खादर। तो बांगर हो गया आपका पुरानी मिट्टी, खादर हो गई आपकी नई मिट्टी। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए VBI इसको करके लिख लेंगे और अच्छे तरीके से लिख लेंगे कि पुरानी मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर, और नई मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। एकदम याद रखना है, भूलना नहीं है, दिमाग में रखना है। और इसमें भारत में कितना विस्तार पाया जाता है? कितने भूभाग क्षेत्र पर? तो 15 लाख वर्ग किलोमीटर। सोच सकते हैं कितना? पूरे भारत के क्षेत्रफल में 15 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इतना सब देखिए, जहाँ जहाँ सबको घेरे हैं, ये सब डाटा आप लोगों को महत्वपूर्ण है, एकदम याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। काली मिट्टी एक महत्वपूर्ण और मिट्टी है, काली मिट्टी। इसका निर्माण जो होता है ज्वालामुखी अभिक्रिया या दक्कन ट्रेप के लावा चट्टान, बेसाल्ट के अपक्षय अथवा टूटने फूटने से होती है। जितने भी लावा के चट्टाने हैं, बेसाल्ट चट्टाने, वो सब टूटता फूटता है जब आपस में, तो उससे जो निर्मित होता है मिट्टी, उस मिट्टी को कहते हैं काली मिट्टी कहते हैं। ज्वालामुखी अभिक्रिया के या दक्कन ट्रेप के लावा चट्टानों के अपक्षय से या टूटने से जो मिट्टी तैयार होती है, उस मिट्टी को कहा जाता है काली मिट्टी कही जाती है, ब्लैक सॉइल। इसका विस्तार हम लोग देखते हैं कहाँ पर? दक्कन ट्रैप। कहाँ? महाराष्ट्र में। दक्कन ट्रैप कहाँ? महाराष्ट्र में। साथ ही साथ मालवा का पठार जो कि कहाँ? MP मध्य प्रदेश। कहाँ? MP मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे चलिए चलते हैं हम लोग। अब इसका उपनाम, बहुत सारा इस मिट्टी का उपनाम है, परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, इसको चरनोजम भी कहा जाता है, इसको करेल मिट्टी भी कहा जाता है। लेकिन कहाँ कहा जाता है? उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी को करेल मिट्टी के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? करेल मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है स्वयं जुताई की गई मिट्टी, क्योंकि इसको जूतने की आवश्यकता, जुताने की आवश्यकता इस मिट्टी को नहीं पड़ती है। ये खुद जो स्वतः क्या होता है? जुती हुई रहती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई की गई मिट्टी कहा जाता है। अब देखिए काली मिट्टी का कितना नाम हो गया। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, चरनोजम भी कहते हैं, करेल भी यूपी में कहते हैं, और स्वयं जुताई की गई मिट्टी भी कहते हैं। कितना महत्वपूर्ण है देखिए। अब है कि यह मिट्टी गीली होने पर चिपचिपी और सूखी होने पर मोटी दरारें हो जाती हैं। जब यह मिट्टी जो है जब गीला होता है ना तो चिपचिपा टाइप का हो जाता है, मॉइस्ट जब रहता है तो चिपचिपा टाइप का रहेगा। वही जब सूख जाएगा तो उसमें दरार पड़ने लगेगा, बीच में से देखिएगा लाइनिंग 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 दरार पड़ जाती है इस मिट्टी में।
इस मिट्टी का जो काला रंग बहुत महत्वपूर्ण है कि इस मिट्टी का काला रंग जो होता है वो होता है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट किसके कारण? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण। किसके कारण होता है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। किसके कारण? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। परीक्षा में सीधा सवाल आएगा कि काली मिट्टी का रंग काला किसके कारण होता है? तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है? तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। ठीक है, अगला आएंगे, इस मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा क्या होती है? कम होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा क्या होती है? कम होती है। लेकिन पोटास, अल्युमिनियम और मैग्नीशियम की मात्रा क्या होगी? मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होगी। इसका विस्तार भारत में 15%। कितना होता है? 15%। अभी देखे थे जलोढ़ का कितना था? 43% है। इसका कितना? 15%। भारत में जलोढ़ की कितना? 43% और काली मिट्टी की 15% होती है। विस्तार है पूरे भारत में। ठीक है, कृषि में देखेंगे गेहूं, प्याज, फल, गन्ना ईटीसी। एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कपास के लिए। ये कपास के लिए काफ़ी उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। इसको भी ऐड कर लीजिएगा, कपास वाले को भी ऐड कर लीजिएगा। इसलिए इसको काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। कहाँ कहाँ पाई जाती है देखिए, पर्टिकुलर है। वैसे तो विस्तार दक्कन ट्रैप और मालवा का पठार है, लेकिन अगर और पर्टिकुलर जानना है तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में काली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः देखा जाता है। तो ये जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी के बारे में चर्चा हुआ। सारा पॉइंट महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से एक भी प्रश्न आप लोगों का नहीं छूटेगा, इतना उम्मीद रखिएगा, क्योंकि सारे जगह का एक जगह कंपाइल करके आपको ये डाटा आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। इधर उधर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक बार ये वीडियो को देख लीजिए, उसको एक बार राइट डाउन लिख लीजिए। मेरी उम्मीद है कि अगर मिट्टी से सवाल आया तो सवाल छूटने की कोई औचित्य ही नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता है, और आपके सवाल मिट्टी से अगर पूछे गए तो बिल्कुल बनेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। लाल मिट्टी, रेड सॉइल। देखिए देखने से ही लग रहा है कि हम कलर कैसा है, रेड कलर आ रहा है पूरा। ठीक है ना, रेड कलर, लाल कलर देखने को आपको भी लग रहा होगा। इसका निर्माण जो होता है प्रायद्वीपीय भारत में कम वर्षा वाले क्षेत्र में। जहाँ कम वर्षा होगा भारत के जिस क्षेत्र में, वहाँ पे लाल मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला सवाल देखिए, काली मिट्टी में जाने थे टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण। अब इसके में जानेंगे कि इसका लाल रंग किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड। किसके कारण होता है लाल मिट्टी का लाल रंग? आयरन ऑक्साइड, जिसको कि फेरिक ऑक्साइड भी कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, एकदम याद रखना है कि उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का लाल रंग होता है। इसका विस्तार देखेंगे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और दक्षिण महाराष्ट्र, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और झारखंड, इतने सारे क्षेत्रों में लाल मिट्टी देखा जाता है। जब यह मिट्टी जो है जल को सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, इसमें मिट्टी में एक विशेषता होती है कि जब ये पानी को, जल को सोख लेता है, तब इसका कलर हल्का सुनहरा कलर का, पीला कलर का, चॉकलेटी कलर दिखाई देने लगता है, पीला कलर का दिखाई देने लगता है। ठीक है, इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा क्या होती है? काफ़ी कम होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा काफ़ी कम होती है। लेकिन लोहा, अल्युमिनियम, चूना की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। लोहा, अल्युमिनियम और चूना की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। क्या ज़्यादा होता है, क्या कम होता है, हर मिट्टी में याद रखना, क्योंकि अब सवाल जो पूछा जा रहा है नॉर्मल प्रश्न की जगह पे हल्का फुल्का घुमाया जा रहा है, तो इसलिए हर तरीके का सवाल देने के लिए आप लोगों को तैयार रहना होगा। कृषि में देखेंगे, इसमें किसके लिए? बाजरा, मोटा अनाज, तंबाकू, रागी, मूंगफली, इतना सारा फसल के लिए यह मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। इतना सारा फसल के लिए मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। भारत में 18.5%, भारत में कितना? 18.49% इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। 18.5 भी बोल सकते हैं या 18.49%, जो कि भारत में दूसरे नंबर पे पाई जाती है। पहला नंबर पर बताए थे कौन था? 43%। कौन था?
जलोढ़ मिट्टी। और दूसरा स्थान पर कौन हो जाएगा? 18.49% ये लाल मिट्टी। और तीसरा स्थान पर कौन हो जाएगा? काली मिट्टी। कितना था? 15%। एकदम तीनों को याद रखना है, जलोढ़ सबसे ज़्यादा, उसके बाद लाल मिट्टी, उसके बाद काली मिट्टी। ये एकदम याद रखना है कि मतलब मुंह पर याद रखना है, क्योंकि कभी कभी याद आएगा कि भारत में इनमें से बढ़ते क्रम में सजाएं कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कहाँ होगा? जहाँ सबसे अधिक वर्षा और सबसे अधिक तापमान होगा। एकदम क्लियर है, जहाँ सबसे अधिक वर्षा होगा, जहाँ सबसे अधिक तापमान होगा, वहाँ कैसी मिट्टी का निर्माण होगा? लेटेराइट मिट्टी का। जहाँ सबसे कम वर्षा होगा, वहाँ पे कौन सा मिट्टी होगा? जैसे इसके पहले लाल मिट्टी देखे थे ना जी, क्या है? सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। लेकिन सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सा मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। एकदम याद रखना है। तो कहाँ पाया जाएगा? स्वाभाविक रूप से पश्चिमी घाट, असम की पहाड़ियाँ, मेघालय, क्योंकि सबसे अधिक वर्षा मेघालय, मासीराम, मिजोरम सब वहीं पर है। वो सब एरिया में सबसे अधिक वर्षा होती है, इसलिए वही क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी पाए जाते हैं। हाँ, यही मेघालय में। इस मिट्टी में लौ ऑक्साइड क्या पाया जाता है? इस मिट्टी में लौ ऑक्साइड, अल्मुनियम और सिलिका की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा होती है सबसे अधिक? लौ ऑक्साइड, एल्युमिनियम और सिलिका की मात्रा क्या होती है? सबसे अधिक होती है। साथ ही साथ देखेंगे इस मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटास, चूना और जैविक तत्वों की क्या होती है? कमी देखी जाती है। नाइट्रोजन, पोटास, चूना और जैविक तत्व इसमें ना के बराबर पाए जाते हैं। सबसे अधिक विस्तार की अगर बात की जाए तो केरल में विस्तार होगी। और कृषि की बात की जाए तो चाय, कॉफ़ी, काजू, रबर, सिनकोना, मसाला, जितना भी मसाला है उस मसाले के खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। साथ ही साथ ये पॉइंट हमको एकदम याद रखना है, ईंट बनाने या भवन निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ईंट या मिट्टी बनाने के लिए कौन सा मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण है? लेटेराइट। कौन सा मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, ईंट या भवन बनाने के लिए। अगला देखेंगे, भारत के क्षेत्र में कितना परसेंट में पाया जाता है? 3.7%। 3.7% पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। देखो कितना महत्वपूर्ण है। 3-4 पॉइंट इसका है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। क्या क्या बताते हैं कि सबसे अधिक भारत में किस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाएगा, सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ पाया जाएगा? केरल में। ठीक है, मसाला की निर्माण के लिए या मसाला उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? लेटेराइट मिट्टी। ईंट बनाने के लिए या भवन निर्माण के लिए कौन सी? लेटेराइट मिट्टी। भारत के क्षेत्रफल में ये कितना पाया जाता है? 3.70%। ठीक है, अगला देखेंगे, पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी, माउंटेन सॉइल, ये जितने भी भारत के पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय भारत में जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, देख सकते हैं ये पहाड़ वाला इलाका है, पहाड़ के किनारे ये सब जो क्षेत्र हैं, यही सब क्षेत्र में आपको पाया जाएगा पर्वतीय मिट्टी। कौन सा मिट्टी पाया जाएगा? पर्वतीय मिट्टी, जिसको माउंटेन सॉइल भी कहते हैं। इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा क्या होगी? सबसे अधिक होगी। किस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा सबसे अधिक होती है? पर्वतीय मिट्टी में। बहुत सुंदर। इस मिट्टी में साथ ही साथ पोटास, फास्फोरस और चूना की मात्रा क्या होती है? कम होती है, लगभग ना के बराबर होती है पोटास, फास्फोरस और चूना की मात्रा। लेकिन ह्यूमस की मात्रा सबसे अधिक होती है। किस कृषि के लिए, किसके लिए ये मिट्टी उपयुक्त होती है? तो चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए, मसाला के लिए और फल के लिए। कहा भी जाता है पर्वतीय क्षेत्र है, तो पर्वतीय क्षेत्र यानी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का क्षेत्र जो होता है, तो इसलिए फल में एक सेब होता है, नारंगी होता है, ये सब क्षेत्र जो है कश्मीर में और महाराष्ट्र में, हिमाचल में, ये सब जगहों पर आपको फल की खेती देखने को मिलेंगे। ठीक है, भारत के क्षेत्र में 5.5% भाग पर यह मिट्टी पाई जाती है। कितना परसेंट भाग पर? 5.5% भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी?
पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। सबसे इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है, किस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा सबसे अधिक होती है? पर्वतीय मिट्टी। ह्यूमस क्या होता है? वही मिट्टी का सबसे ऊपरी परत। बहुत सुंदर। चलिए अगला देखेंगे, शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी? शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी सबसे अधिक तापमान और कम वर्षा वाले क्षेत्रफल में होता है। देख लीजिए, वो सबसे ज्यादा था, अब यहाँ आ गया सबसे कम वर्षा। कम वर्षा में भी देखिए दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर से कम। अपना बिहार की अगर बात करेंगे हम लोग तो 110 से लेके 20, 25, 30 तक इसका औसत वार्षिक वर्षा होती है, लेकिन यहाँ सीधे कह रहा है 50 सेंटीमीटर से कम, एकदम लगभग 10, 15, 20 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होती है वैसे क्षेत्रफल में ही शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी पाए जाते हैं। एकदम देख लीजिए, ये सब मरुस्थल का क्षेत्र है, एकदम रेगिस्तान का क्षेत्र कह सकते हैं। लगभग नहीं के बराबर यहाँ बारिश होती है, इसलिए मरुस्थल ही मरुस्थल, रेत ही रेत वहाँ नजर आते हैं। विस्तार में देखेंगे तो पश्चिम चंपारण राजस्थान, अगला दक्षिण पंजाब और पश्चिम हरियाणा और उत्तरी गुजरात, वैसे क्षेत्र जहाँ पर रेत ही रेत मरुस्थल होंगे वहीं पर इसकी विस्तार देखने को मिलेगी। किस मिट्टी की? शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी की। इस मिट्टी में कैल्शियम, लोहा और फास्फोरस की मात्रा अधिक रहती है। किसकी मात्रा? कैल्शियम, लोहा और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, और ह्यूमस और नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। ह्यूमस और नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। किस मिट्टी में ह्यूमस और नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है? तो शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी। कृषि के लिए कौन सा हो जाएगा? मक्का, ज्वार, सरसों, बाजरा, ये सब फसल के लिए कौन सी मिट्टी? शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी। वैसे तो कहा जाता है मरुस्थलीय क्षेत्रों में उतना ज़्यादा फसल नहीं होता है, कृषि नहीं होती है, लेकिन जो भी मोटा मोटी कृषि होता है उसके आसपास के क्षेत्र में तो वहाँ मक्का, ज्वार, सरसों, बाजरा की खेती देखने को, फसल की उपजाऊ देखी जाती है। ठीक है, तो इतना था हमारा शुष्क मरुस्थलीय मिट्टी। अब आगे देखते हैं लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। लवणीय और क्षारीय मिट्टी जिसको बोलते हैं सेलाइन या अल्कलाइन सॉइल। ठीक है, इसका निर्माण शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु में इसमें नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी में, जो कि नाम से ही लग रहा है नमक की मात्रा, लवणीय, क्षारीय, बेसिडिक। ठीक है, तो नमक की मात्रा क्या हो जाएगी? सबसे अधिक होगी। नमक की मात्रा क्या होगी? अधिक हो गया। विस्तार कच्छ का रण, गुजरात वाला जो क्षेत्र है कच्छ का रण, पश्चिमी गुजरात और पूर्वी घाट का डेल्टा, साथ ही साथ सुंदरबन, सुंदरबन यानी पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, वहाँ पे ये लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी आपको, क्योंकि समुद्री इलाका कह सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि लवण वाला क्षेत्र मिट्टी वहीं पाया जाएगा। क्योंकि कहा भी जाता है समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है, नमकीन होता है, लवणीय होता है। एक गाना सुनेंगे आप लोग, समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। कहा जाता है ना कि समुद्र में नहाने के बाद नमकीन हो जाता है, तो उसी तरीके का फेमस मूवी का एक गाना था, अमिताभ बच्चन ने गाया था, इसे फिल्माया गया था अमिताभ बच्चन पर। तो उसी तरह क्या से समुद्र वाले आसपास के क्षेत्र में इस मिट्टी की विशेषता पाई जाती है, लवणीय मिट्टी की। ठीक है, आप देखेंगे इस मिट्टी में सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम की मात्रा क्या होगी? अधिक होती है। लवणीय मिट्टी में सोडियम, नमक है तो स्वाभाविक है, नमक है तो सोडियम की मात्रा होगी ही। सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और चूना की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नाइट्रोजन और चूना की मात्रा कम और सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम की मात्रा अधिक, यानी हाई, ज़्यादा होगी। ठीक है, अब देखेंगे इस लवणीय क्षारीय मिट्टी को भी अन्य नामों से, बहुत सारे नाम से जाना जाता है। कौन कौन सा नाम? रेह मिट्टी। किसको कहा जाता है रेह मिट्टी? लवणीय मिट्टी, हाँ बिल्कुल सही। कल्लर मिट्टी, ऊसर मिट्टी, चोपन मिट्टी, राकर मिट्टी, थूर मिट्टी, कार्ल मिट्टी, ये सब क्या है? उपनाम है उसी का, लवणीय मिट्टी का या क्षारीय मिट्टी का। एक बार फिर से सुन लीजिए, रेह मिट्टी, कल्लर मिट्टी, ऊसर मिट्टी, चोपन मिट्टी, राकर मिट्टी, थूर मिट्टी और कार्ल मिट्टी। इतना सारा उपनाम किसका है? लवणीय मिट्टी का या क्षारीय मिट्टी का। इसमें जिप्सम तथा पायराइट का प्रयोग करके इसको कृषि योग्य बनाया जाता है। ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती है, लेकिन अगर इसमें जिप्सम और पायराइट का मिश्रण करके दिया जाए, इस मिट्टी में मिला दिया जाए, तो इस मिट्टी को कृषि के लायक
बनाया जा सकता है। परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं कि लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी में किस चीज़ के मिश्रण से कृषि योग्य में लाई जा सकती है, कृषि योग्य बनाई जा सकती है। तो याद रखना मेरे भाई लोग, जिप्सम और पायराइट। जिप्सम और पायराइट को अगर क्षारीय मिट्टी में मिला दिया जाए तो खेती कृषि योग्य उसको बनाया जा सकता है। ठीक है, ये था हमारा लवणीय और क्षारीय मिट्टी। फिर तो यही है। ठीक है, अगला देखेंगे पीट एवं दलदली मिट्टी, जो सबसे लास्ट वाला था, किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यह नदियों तथा निर्मित डेल्टाई क्षेत्र में जल के भराव के कारण, जल जब जमा हो जाता है एक जगह हो जाता है तो दलदल बन जाता है, दलदल, इसलिए इसका नाम भी दिया गया है दलदली मिट्टी। देख सकते हैं कैसे व्यक्ति एक मिट्टी यहाँ पर सब जमा हो गया है, पानी में दलदल बन गया है, तो इसमें आदमी क्या हो रहा है, फंस गया, जम गया, धंस गया और निकलने का प्रयास कर रहा है। यही है दलदली मिट्टी। ये सब देखिए पानी सब जमा हुआ है, सब दलदली मिट्टी है, कोई इसका उतना उपयोग नहीं, इसका निर्माण होता है जल का भराव के कारण। ठीक है, तो भारत के 8 मिट्टियों के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं कि क्या क्या भारत का मिट्टी है, कौन कौन सा मिट्टी और कैसी मिट्टी है। ठीक है, अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमको ज़रूर है कि इस पार्थ क्लासेस को आप लोग ज़रूर एक से ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, ताकि और भी नए नए वीडियो हम आप लोगों के बीच लेकर आते रहें और आप लोगों को एग्ज़ाम की दृष्टि से जो पढ़ने अति महत्वपूर्ण सब टॉपिक हैं वो सब आप लोगों के बीच तक पहुंचाते चलें। ठीक है, कमेंट और लाइक ज़रूर करें। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला जो रहेगा वो सब टॉपिकों को हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। ईमानदारी से तैयारी कीजिए, पढ़ते रहिए और इसको लिखते जरूर रहिए। जितना भी मैंने आज वीडियो में आपको बताया एक बार सुनतिए और सुनने के बाद उसको लिखते रहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार लिखेंगे बिल्कुल आपको याद होगा कि जीएस वैसा ही चीज़ होता है, जितना ज़्यादा बार सुनिएगा, देखिएगा, लिखिएगा तो आपके माइंड में रहेगा। मिलते हैं कल फिर से एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।